दीपक तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अगर हम एनालिसिस करें भारतीय टीम का, कहां आपको गड़बड़ी दिखती है? अंतिम दौर में गंभीर का बल्ला थोड़ा गंभीर हो गया है, लेकिन सहवाग जो है वो रन बनाते हैं, चौके छक्के मारते हैं, फिर चले जाते हैं। नहीं देखिए, आज के दिन के अगर शुरू से हम देखें राजीव, तो जी। शुरुआत में जब इंग्लैंड के 14 रन पे 4 विकेट भारत ने लिए थे, तो 207 रनों की बढ़त थी इंग्लैंड के पास। तो भारतीय टीम जब मैदान में होती तो बहुत अच्छी शुरुआत थी भारत की, सहवाग जी। और गंभीर मैदान में थे। और लंच तक का स्कोर हम देखते हैं, बहुत संभल कर दोनों खेले, 4 के औसत से दोनों ने मिलकर रन बनाए। जी। और लंच तक भारत का स्कोर 86 रन पे, 0 विकेट पे 86 रन था। सहवाग 49 रन पे खेले थे, गंभीर 30 रन पे खेले थे। तो लग रहा था कि भारत इस लीड को न सिर्फ उतारेगा, बल्कि आखिरी दिन हो सकता है कि इंग्लैंड को एक ऐसा टारगेट देगा और कहीं ना कहीं मैच रोचक स्थिति में पहुंचेगा। लेकिन लंच के बाद जैसे ही सहवाग क्रीज पर लौटने, तो पहली ही गेंद पर सहवाग बोल्ड हो जाते हैं स्वान की गेंद पर। और उसके बाद जो विकेट गिरने का सिलसिला लगातार शुरू होता है, फिर पुजारा रन आउट होते हैं। जरूरत नहीं थी उस रन को लेने की, जबरदस्ती उन्होंने जोखिम वहां पर लिया और रन आउट होते हैं। दूसरा विकेट इंडिया का गिरता है। फिर गंभीर जो टिक्कर खेल रहे थे, संभल कर खेल रहे थे 40 रन के स्कोर पर, वो भी वहां पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिलहाल आखिर देखते हैं। अश्विन ने वो कुछ हद तक इस पारी को संभाला है और 83 रन पर फिलहाल नॉट आउट है। तो कुल मिलाकर जो दूसरे बल्लेबाज, यानी कि एक टीम की तरह, जिस भारतीय पूरे टीम को एक टीम की तरह खेलना चाहिए था, वो शायद यहाँ पर भारतीय टीम नहीं खेली। और सभी खिलाड़ी अगर अपना योगदान पूरी इस टीम में करते, इस स्कोर में करते, तो निश्चित तौर पर तस्वीर अभी कुछ और होती और भारत न सिर्फ इस लीड को उतार चुका होता, बल्कि एक मजबूत स्थिति में आज चौथे दिन के खेल समाप्त होने तक होता। लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे कि मिल एक टीम की तरह सारे खिलाड़ी यहाँ पर नहीं खेल पाए। जबकि इंग्लैंड को हम देखते हैं, इसी पिच पर इंग्लैंड ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 190 रन कुक बनाते हैं, ट्रॉट को देखते हैं 87 रन बनाते हैं, पीटरसन 54 रन बनाते हैं। तो इस तरह के 4 लोग अर्धशतक भी बनाते हैं उसके अलावा। तो यानी कि पिच बल्लेबाजों को सपोर्ट कर रही थी। और अश्विन ने आखिरी दिन जिस तरीके से 83 रन बनाए, अकेले दम पर क्रीज पर टिककर भारत की पारी की हार को टाला, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर बैटिंग की जा सकती है। यानी कि शीर्ष क्रम जो भारत का है उसको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि टिक कर खेलना बहुत जरूरी यहाँ पर रहेगा। क्योंकि साझेदारियां यहाँ पर हम देखें, सुबह से लेकर पहली जो साझेदारी थी 86 रन की, सबसे बड़ी साझेदारी वही थी। उसके बाद देखते हैं पहले विकेट के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी हुई, वो 10वें विकेट के लिए हुई, अश्विन और ओझा के बीच में। आप तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी के बीच के जो बल्लेबाज थे वहां पर किस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है और टिक कर खेलने का वहां पर बिल्कुल भी साहस उन्होंने नहीं किया। एक लंबी साझेदारी यहां पर उन्होंने की होती, शायद तस्वीर अभी कुछ और होती। राजीव, चलिए, मैं आपसे इस रूप में समझना चाहूंगा। ये भारत के लिए कहा जाता था कि बाउंसिंग ट्रैक पे, पेस ट्रैक पे भारत नहीं खेल पाते हैं, बाउंसिंग पिच और पेस पिचों पे। अब स्थिति सामने आ रही है कि अगर आपको स्पिन आप पिच बना रहे हैं जो जिसमें बॉल कटती है, तो क्या भारतीय बल्लेबाज स्पिन भी भूल गए हैं खेलना? ये देखिए, क्या निश्चित लगता तौर है आपको? पर सबसे पहली चीज थी, धोनी ने इस टर्निंग विकेट की मांग की थी। मुंबई में हमने देखा ऐसा ही हुआ, वहां पर टर्निंग विकेट की मांग की गई थी धोनी की तरफ से, उनको वो विकेट मिली। लेकिन वहां पर क्या हश्र भारत का हुआ, अभी की स्थिति देखते हैं। धोनी ने दोबारा से कोलकाता के ईडन गार्डन में टर्निंग विकेट की मांग की थी, उसके चक्कर में काफी विवाद, पिच क्यूरेटर को हटाया तक गया वहां से। लेकिन उसके बावजूद उनकी मांग ये पूरी हुई। लेकिन देख के लगता था कि शायद अब भारतीय बल्लेबाज कुछ दम दिखाएंगे, क्योंकि स्पिन खेलने में महारत हासिल माना जाता है, जैसा आपने बोला। निश्चित तौर पर ऐसा ही है। लेकिन देखा क्या हमने, जब पहली पारी में वही जो कहानी हुई थी, वही कहानी हमें दूसरी पारी में भी देखने को मिली। यानी कहीं ना कहीं जो फुटवर्क हमें किसी भी खिलाड़ी में देखने को नहीं मिला। और कुछ एक खिलाड़ी जो पहली पारी में चले थे, सचिन, जिन्होंने 76 रन बनाए थे, अच्छी बल्लेबाजी की थी, दूसरी पारी में वो अच्छा नहीं खेल पाए। यानी कि कोई भी बल्लेबाज कह सकते हैं, अश्विन को छोड़कर दूसरी पारी में भारत अच्छी बल्लेबाजी यहां पर नहीं कर पाया। तो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे स्पिनर्स इंग्लैंड के पास है। स्वान को बात करें या पनेसर की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा स्तरीय वो गेंदबाज नहीं है। इंग्लैंड के लिहाज से अच्छे गेंदबाज है, लेकिन जहां पर भारतीय स्पिनर की बात होती है, भारतीय पिचों की बात होती है, तो उसके लिहाज से देखते हैं तो बहुत उत्कृष्ट हम उन्हें नहीं कह सकते। लेकिन उसके बावजूद उनकी फिरगी में जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाज उलझ गए, तो कई तरह के सवाल यहां पर निश्चित तौर पर खड़े होते हैं। हालांकि ये बात सही है कि हर दिन हर खिलाड़ी का नहीं होता, हर खिलाड़ी एक जैसा नहीं खेल सकता, रोज हम उससे अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन पिछली कुछ पारियों को हम लगातार देख लें तो कई सारे बल्लेबाज ऐसे हैं जो दहाई का आंकड़ा तक इस सीरीज में नहीं छू पाए हैं। तो निश्चित तौर पर सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि वाकई में आप लोग स्पिनर्स के आगे आपने हथियार क्यों डाल दिए, क्योंकि आपको तो अच्छा स्पिनर्स खेलने वाला माना जाता है। तो कई तरह के सवाल होते हैं। तकनीक इसमें सबसे बड़ी मुझे लगता है जिम्मेदार रही है। जिस तरीके से बैटिंग वहां पर वो कर रहे थे, जिस तरह की बॉल्स को उन्होंने छोड़ना चाहिए था, उस तरह की बॉल्स में जबरदस्ती उन्होंने बल्ला अड़ाया। कई बैट्समैन रन आउट हुए, क्योंकि जहां पर रन लेने की जरूरत नहीं थी वहां पर आप जोखिम लेते हैं। तो खुद आत्ममंथन इस चीज को लेकर भारतीय टीम को करना होगा, भारतीय बल्लेबाजों को करना होगा कि वाकई में एक अच्छी विकेट पर, एक बैटिंग पिच पर, जहां पर और जिस बॉल को अच्छा खेलते हैं, जिस ट्रैक को अच्छा खेलते हैं, वहां पर आखिर वो क्यों नाकाम हुए। जो तस्वीरें दिखती हैं लगातार दीपक, और अगर हम याद करें ओपनिंग के बाद जो दवाल की जो श्रेणी दी जा रही थी पुजारा को, शुरुआती संकेत उन्होंने दिए, भी बड़ा भरोसा भी जताया, लेकिन उस दवाल जो है उसमें भी छेद अंग्रेजों ने ढूंढ लिया है। और जो फुटवर्क है, फुटवर्क भी नहीं दिखाता। अक्सर जिन गेंदों पे आउट हुए हैं वहां फुटवर्क नहीं दिखता है भारतीय बल्लेबाजों का। बिल्कुल वही कह रहा हूं कि तकनीक कहीं ना कहीं देखनी होगी कि जो बल्लेबाजों की तकनीक है, और खास तौर पर इस विकेट पर किस तकनीक से खेलना चाहिए था, वो यहां पर नहीं दिखाई दी। और फुटवर्क
आप अपनी जगह पर खड़े होकर अगर शॉट खेलेंगे, बाहर जाती गेंद पर अगर बल्ला डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपका विकेट जाएगा, और एक खराब गेंद पर आपने विकेट गंवाए हैं कई सारी बल्लेबाजों ने, तो कई सारे के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात, आपने दीवार की बात करी, देखिए निश्चित तौर पर पुजारा ने पहले अहमदाबाद टेस्ट मैच के बाद मुंबई टेस्ट मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन हम एक खिलाड़ी के भरोसे नहीं रह सकते। मैच अगर जीता जाता है तो पूरी टीम, सभी खिलाड़ी जब योगदान करते हैं तभी एक मैच को जीता जा सकता है। इंग्लैंड ने सबसे बड़ा उदाहरण इसका पेश किया। मुंबई में हम देखते हैं उनके बल्लेबाजों ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया, उसके बाद गेंदबाजों ने पूरा सपोर्ट किया तो टीम जीती। यहां पर हम देखते हैं कुक के अलावा जितने 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक जमाए, अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद भारतीय पारी को समेटा सभी वहां के सभी बॉलर्स ने, यानी कि एक टीम की तरह सब लोग खेल रहे थे। और एक खिलाड़ी पर निर्भर रह के आप मैच जीतने की कोशिश यहां पर नहीं कर सकते, मैच जीतने का सपना यहां पर नहीं दे सकते। जहां तक दीवार कहा जा रहा था पुजारा को, निश्चित तौर पर वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनकी तकनीक अच्छी है, उनका फुटवर्क बेहतरीन रहता है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो रनआउट जरूर हो गए यहाँ पर, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि आज एक अच्छी पारी उनसे हमें देखने को मिलेगी, तो उनका दुर्भाग्य किया जाएगा। मुझे लगता है कि क्रिकेट में अगर कोई बल्लेबाज अगर रनआउट होता है तो उससे ज्यादा खराब और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। एक तरह से सुसाइड हम उसे कह सकते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पर कई बार अपनी गलती ना होने की वजह से भी रनआउट हो जाते हैं, तो इसमें हम उनको दोष नहीं दे सकते, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों को यहाँ पर दम दिखाना चाहिए था। और दीवार की जहां तक बात है, लक्ष्मण और द्रविड़ ने इस बात को साबित किया है। और इसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया को जब के खिलाफ 281 रन जब लक्ष्मण ने बताए थे, 145 रन राहुल द्रविड़ ने बनाए थे, उस मैच को भारत ने हार के बाद लगभग हार की स्थिति में पहुंच चुके थे, लेकिन उस मैच को भारत ने जीता था। यानी कि एक कमी यहाँ पर दिखाई दी कि वाकई में पुजारा, हालांकि बहुत ज्यादा अनुभव उनके पास नहीं है, तकनीक लेकिन उनकी अच्छी है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को भी एक अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करना होगा, और वाकई में पुजारा को भी अपनी तकनीक में कहीं ना कहीं सुधार करना होगा। चलिए, सुधार करना होगा, लेकिन आपको जो थोड़ा सा पीछे में ले जाना चाहूंगा, जब चयनकर्ताओं ने ऐसी ऐसी टिप्पणियां की कि रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, सीनियर खिलाड़ी जो हैं नए लोगों को मौका दें, उससे आहत होकर लक्ष्मण ने रिटायरमेंट लिया था। और कहीं माना जाए तो राहुल द्रविड़ भी इस तरह की टिप्पणियों से आहत होकर उन्हें लगा कि सम्मानजनक विदाई वो पहले ही ले चुके थे। कहीं ये जो चयनकर्ताओं का नजरिया था, ये गच्चा खा गए चयनकर्ता इस बात को भापने में कि जो भारत के सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे थे, लक्ष्मण भी और द्रविड़ भी, तो उनकी जो टिप्पणियां थी उन्होंने मजबूर किया उनको संन्यास लेने के लिए असमय। नहीं, देखिए मुझे लगता है राजीव की भारतीय चयनकर्ताओं की बात करें तो शायद इतना साहस वो लोग नहीं उठा पाते यहाँ पर कि किसी खिलाड़ी अगर लगातार खराब खेल रहा है तो उसको बाहर कर सकें। मैं ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लूंगा, स्टीव और मार्को लगातार अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें टीम में जगह नहीं मिलती है। रिकी पोंटिंग को टीम में जगह नहीं मिलती, जब उन्हें खुद लगता है कि एसएस के लिए उन्हें नहीं चुना जाएगा तो वो संन्यास लेते हैं। यानी कि उनको पता है कि वहाँ के चयनकर्ता एक कड़े फैसले वहाँ पर ले सकते हैं और उनको टीम से बाहर करेंगे। लेकिन यही मैं आपको रोकते हुए बेसिक बुनियादी जो फर्क जो आपने कहा ऑस्ट्रेलिया का, रिकी पोंटिंग और स्टीवा मार्को अच्छा प्रदर्शन करते हुए उनको संन्यास लेना पड़ा। भारत में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए तेंदुलकर को, माफ कीजिएगा, राहुल द्रविड़ को और लक्ष्मण को संन्यास लेना पड़ा। लेकिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग के लिए स्थिति एकदम अलग है। अच्छा प्रदर्शन ना भी करते हुए टीम से हटाने की हिम्मत नहीं हो पा रही, चाहे ऑस्ट्रेलिया कहें। अंततः जब बहुत बोझ पड़ा तब रिकी पोंटिंग हटे। नहीं, देखिए वहां की बात करें तो वहां पर शायद ये देखा जाता है कि उनकी टीम जीतनी चाहिए, टीम कैसा प्रदर्शन कर रही है। वहां पर शायद खिलाड़ी को वैसा वो लोग नहीं देते, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्टीव और मार्को लंबे समय तक बहुत ज्यादा नहीं खेल पाए। रिकी पॉन्टिंग को खुद वहां पर संन्यास लेना पड़ा। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हमसे देखते हैं तो यहाँ के चयनकर्ता वो साहस नहीं उठा पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को खुद इस बारे में सोचना होगा कि जब उन्हें लगता है कि वाकई में वो आउट ऑफ फॉर्म है, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो खुद उनको रेस्ट लेना चाहिए। खुद चयनकर्ताओं से बात करनी चाहिए कि वाकई में वह भी वो रेस्ट लेना चाहते हैं। एक बार आप दोबारा फॉर्म में आते हो, घरेलू क्रिकेट आप लगातार खेलो, दोबारा एक बार आप फॉर्म में आते हैं तो चयनकर्ता खुद आपको टीम में लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को खुद, मुझे लगता है राजीव, आत्ममंथन करना होगा। भले वो सचिन हो, भले वो दूसरे तमाम खिलाड़ी हो जो भारतीय टीम में है या इससे पहले रहे हो, ये कहीं ना कहीं उनको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं चयनकर्ताओं को ऐसे फैसले लेने चाहिए। लेकिन खिलाड़ियों को भी ऐसा खुद कुछ हद तक सोचना चाहिए और चयनकर्ता कुछ हद तक थोड़ा बहुत साहस यहाँ पर जुटाना चाहिए। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट एक धर्म की तरह है, यहाँ पर खिलाड़ियों को भगवान की तरह पूजा जाता है। सचिन की हम बात करते हैं, करोड़ों उनके प्रशंसक हैं, जब वो उनको आज भी कई सारे लोग करोड़ों उनके प्रशंसक खेलता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहें कि कई बार वो फॉर्म में नहीं होते या अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते, और हर कोई बल्लेबाज से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हर मैच में अच्छी बल्लेबाजी करेगा। यानी कि मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को कुछ हद तक आत्ममंथन खुद करना चाहिए कि जब वो वाकई में खुद अच्छा नहीं खेल रहा है तो कहीं ना कहीं उसे खुद रेस्ट लेना चाहिए, उसे खुद पहल करनी चाहिए। और चयनकर्ताओं को भी अब लगता है मुझे कि कुछ साहस यहाँ पर दिखाना चाहिए और नए लोगों को यहाँ पर मौका देना चाहिए। राजीव, अगर हम आपने स्टीव वॉ का जिक्र किया, स्टीव वॉ जब उनका उम्र का एक पड़ाव आया तो जो स्टीव वॉ इतने सफल रहे हैं क्रिकेट में, ढेरों रन उनके नाम है, उन्होंने धीरे धीरे अपना जो पोजीशन थी उसको 7वें डाउन और 6वें डाउन पे ले आए थे और वहां भी सफल रहते थे। कहीं तेंदुलकर जो नंबर 2 पे स्टक हो रखे हैं लगातार, और फिर वो 1 डाउन अगर खराब हो जाता है तो फिर 2 डाउन भी खराब हो जाता है, पूरी टीम लड़खड़ा जाती है। तेंदुलकर को क्या टिके रहने के लिए या टीम में बने रहने के लिए अपने पोजीशन को पर प्रयोग करना चाहिए अब, क्योंकि उनका आईक्यू उतना नहीं रहा, उनकी जो आईसाइट है वो भी वीक हो जाती है 38 की उम्र में।
नहीं देखिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि वाकई में आईसाइट वीक होती, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। माना बीच में कुछ हद तक कुछ मैच में उन्होंने नहीं खेला, लेकिन पिछले मैच में हम देखते हैं कि इसी मैच की पहली पारी में 76 रन उन्होंने बनाए थे, अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी। ऐसा हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि रोटेशन होना चाहिए। जब आपको लगता है कि आप असहज महसूस हो रहे हैं, फर्स्ट विकेट गिरने के बाद थोड़ा दबाव आ जाता है, और एक अच्छा खिलाड़ी जिसे भगवान का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है, वो उससे उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो दबाव बिल्कुल अतिरिक्त दबाव आता है। और प्रशंसक जब होते हैं चारों तरफ, तो दबाव ये बढ़ता रहता है। उनको लगता है कि वाकई में पहला विकेट गिरने के बाद जल्दी वो विकेट गिर जाता है, उनको लगता है कि दबाव उनके ऊपर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है उनको ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि वो नीचे आकर यहां पर खेले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो टीम में मौजूद भी रहते हैं राजीव, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं बड़ा रहता है, और उनको देखते हुए कई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश वहां पर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सचिन की बात नहीं कर रहे, हम सहवाग की बात नहीं करते हैं, गंभीर की बात नहीं करते हैं, दूसरे खिलाड़ियों की बात ना करें, धोनी की बात ना करें, अगर सभी लोग एकजुट होकर जीतने के लिए खेलें। एक जीत की भूख की कहीं ना कहीं कमी हमें दिखाई दी मुंबई के मैच में, और इसके साथ साथ कोलकाता इस टेस्ट मैच में। और शायद भारत अहमदाबाद टेस्ट जीतने के बाद ज्यादा ही अति उत्साहित ये लोग हो गए थे, कुछ ज्यादा ही इनको लगा था कि हम सारे के सारे टेस्ट मैच यहां पर जीत पाएंगे, क्योंकि अहमदाबाद का रिकॉर्ड हम देखते हैं कि वहां पर भारत 8 साल के बाद कोई मैच वहां पर जीता था। तो भारत को जब लगा कि हम इतने खराब पिच पर, जहां पर हमारा रिकॉर्ड खराब है, वहां पर अगर हम मैच जीत गए, तो मुंबई और कोलकाता में तो हमारा बहुत शानदार रिकॉर्ड रहा है, वहां पर हम आसानी से जीत पाएंगे। शायद यही वजह है कि अति आत्मविश्वास यहां पर टीम को ले डूबा। और आखिर में यही कहना चाहूंगा कि सभी खिलाड़ियों को एकजुट होकर टीम में योगदान देना होगा, क्योंकि अकेले दम पर भले ही वो सचिन क्यों ना हो सेंचुरी लगा ले, डबल सेंचुरी लगा ले या पुजारा लगा लें, लेकिन टीम नहीं जीत सकती जब तक समग्र रूप से सभी बल्लेबाज बैटिंग नहीं करेंगे, अपना योगदान टीम में नहीं देंगे, गेंदबाज उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है तब तक यहां पर जीत आप हासिल नहीं कर सकते। एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या आज की स्थिति में जो परिस्थिति आ गई है, टेस्ट कैप्टनशिप के लिए धोनी के हाथ से ताज बदलने पर विचार होना चाहिए? नहीं देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ये प्रयोग हुआ था, वहां पर हमने देखा, उसके बाद इंग्लैंड में भी ये प्रयोग हुआ कि वनडे और टेस्ट मैच में देखते हैं दोनों जगह अलग अलग कप्तान बनाए गए, वहां पर कुछ हद तक ये प्रयोग सफल हुआ था। और सबसे बड़ी चीज, जो कप्तान है उस पर से जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, वो दबाव वहां पर कम हो जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर लगता है कि वाकई में धोनी पर अतिरिक्त दबाव यहाँ पर है, दोनों संस्करण को लेकर, टेस्ट मैच को लेकर भी, वनडे मैच को लेकर, निश्चित तौर पर यह प्रयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। और जो खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसको यहाँ पर मौका देना चाहिए। और जो कंसिस्टेंट, जो फील्ड में कंसिस्टेंट है, सहवाग की मैं बात करूंगा, 50 से ज्यादा का एवरेज है उनका टेस्ट मैच में, हम देखते हैं लगातार कंसिस्टेंट बने हुए हैं, 2 ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने यहां पर लगाई है, तो उनको मौका दिया जा सकता है। हालांकि बहुत अच्छा फॉर्म उनका नहीं रहा है लगातार, सिर्फ अहमदाबाद टेस्ट मैच को अगर हम छोड़ दें, वहां पर सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, यानी कि कोई एक ऐसा चेहरा सामने लाना जरूर होगा। और ये प्रयोग करके हम यहां पर देख सकते हैं, हो सकता है ये प्रयोग यहां पर सफल भी हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये प्रयोग हम सफल तौर पर देख चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।